वंदे मातरम बच्चों। कक्षा 6 विज्ञान पाठ 10 गति और दूरियों का मापन। पहली तथा बूझो की कक्षा के सभी बच्चों के बीच ग्रीष्मावकाश में भ्रमण किए गए स्थानों के बारे में सामान्य चर्चा हो रही थी। एक बच्चा ने अपने पैतृक गांव में पहले रेलगाड़ी, फिर बस, फिर अंत में बैलगाड़ी का उपयोग करके वो गया था। मतलब उसे अपने गांव जाना था, तो सबसे पहले वो रेलगाड़ी से आया, फिर बाद में उस रेलगाड़ी से उतरने के बाद बस का यूज किया, फिर उसे अपने घर तक पहुंचने के लिए अंत में बैलगाड़ी का सहारा लेना पड़ा। एक विद्यार्थी ने अपने वायुयान से यात्रा की थी और एक अन्य विद्यार्थी ने अवकाश के अनेक दिन अपने चाचा जी की नाव में सैर करके मछली पकड़ने में व्यतीत किया। इसके पश्चात अध्यापक ने विद्यार्थियों से समाचार पत्र, उनके लेख को पढ़ने के लिए कहा था, जिनमें से उनके छोटे पहियों वाले वाहनों के बारे में वर्णन है, जो मंगल ग्रह की धरती पर चले गए थे और प्रयोग भी किए गए थे। इन वाहनों को मंगल तक ले जाने का कार्य अंतरिक्ष यान द्वारा किया गया था। इसी बीच पहली प्राचीन भारत के बारे में कहानियाँ भी पढ़ती रही तथा वो यह जानना चाहती थी कि प्राचीन काल में लोग एक स्थान से दूसरे स्थान यात्रा कैसे करते थे। तो 10.1 यातायात की कहानी। प्राचीन काल अर्थात बहुत पुराना समय, उसमें लोगों के पास यातायात के कोई साधन, यातायात मतलब आने जाने के, जैसे हम आजकल रेलगाड़ी, बस, ट्रेन, वायुयान, बैलगाड़ी, जहाज, इन सब का यूज करते हैं, उसे है, ठीक है, व्हीकल्स। तो उस समय पैदल ही चलते थे। यातायात की कोई साधन ना होने की वजह से लोग पैदल जाते थे और अपना सामान खुद अपनी पीठ पर लाद कर ले जाते थे। बाद में मानव के यातायात के लिए पशुओं का उपयोग किया, जानवरों का। उसके बाद प्राचीन काल में जो जल मार्ग अनेक आने जाने के लिए नावों का उपयोग किया जाता था। शुरू में यानी आरंभ में लकड़ी के लट्ठों से, जिनमें खोखली गुहिका बनाई जा सके, ऐसी नावें बनाई जाती थी। इसके बाद लोगों ने लकड़ी के विभिन्न टुकड़ों को आपस में जोड़कर नाव की रचना, यानी नाव की आकृति वाली नाव बनाना सीखा था। ये नावें जल में रहने वाले जीवों की आकृतियों की सदृश थी। कक्षा 8 अध्याय 8 और 9 में मछलियों की धारा रेखी आकृति से संबंधित चर्चा को याद किया जा सकता है। पहिए के आविष्कार ने यातायात की प्रणाली में अत्यंत महत्वपूर्ण परिवर्तन किया। पिछले हजारों वर्षों में पहिए के डिजाइन में सुधार किए गए। पहियों पर चलने वाले गाड़ियों को खींचने के लिए पशुओं का उपयोग किया जाता था। 19वीं शताब्दी के प्रारंभ तक भी लोग एक स्थान से दूसरे स्थान तक परिवहन के लिए पशुओं, नावों और जहाज़ों पर निर्भर रहते थे। बच्चों, पहिए का जो आविष्कार है वो मानव जीवन की सबसे बड़ी आविष्कार है। इस आविष्कार होने से मनुष्य की जो है गति ही बदल गई। वो एक स्थान से दूसरे स्थान आसानी से आया जा सकता है। पहिए के आविष्कार से बहुत सारे वाहनों का भी निर्माण हुआ, ठीक है। 19वीं शताब्दी की आरंभ, यानी जब 19वीं शताब्दी की आरंभ होती है, तब भी लोग एक स्थान से दूसरे स्थान तक परिवहन के लिए ही पशुओं का, नावों का और जहाज़ों पर ही निर्भर रहे थे। जब वाष्प इंजन के आविष्कार हुआ, उस समय परिवहन के नए साधनों का विकास हुआ। वाष्प इंजन से चालित सवारी गाड़ियों और मालगाड़ियों के डिब्बे के लिए रेल की पटरियों का निर्माण किया गया। आप परिवहन के कुछ साधन देख सकते हैं, जिसमें आप सबसे पहले आप बैलगाड़ी, फिर साइकिल, फिर बस, फिर पानी की जहाज़, फिर रेलगाड़ी, फिर वायुयान। इस तरह से आप देख सकते हैं कि ये परिवहन के साधन हैं जो प्राचीन काल में नहीं थे। तो निर्माण किया गया। इसके बाद में मोटर, कार, ट्रक, बस जैसे स्वचालित वाहन बने। जल पर परिवहन के साधन के रूप में मोटर से चलने वाली नाव बनाई गई। पहले खेई जाने वाली नाव थी, फिर मोटर वाली नाव, फिर स्टीमर, फिर बहुत बड़ी बड़ी जहाज़ें बनाई गई। 19वीं शताब्दी के प्रारंभ के वर्षों में वायुयान का विकास हुआ, जिनमें बाद में बहुत सारे सुधार किए गए और इन्हें यात्री तथा सामान ले जाने योग्य भी बनाया गया, ठीक है। विद्युत रेलगाड़ी यानी बिजली से चलने वाली रेलगाड़ी, एकल रेल यानी एक पटरी पर, पराध्वनिक यानी सुपरसोनिक वायुयान, अंतरिक्ष यान, ये सारी चीज़ें जो है हमारी 20वीं शताब्दी के योगदान के हैं, ठीक है। यानी 20वीं शताब्दी में 19वीं शताब्दी से
के बाद जो 20वीं शताब्दी है वो तो आविष्कार का युग कहा गया। ठीक है, परिवहन के विभिन्न साधन जिसके बारे में पहले ही चर्चा कर चुके हैं, देखे गए हैं। इन्हें प्राचीनतम से अत्याधुनिक परिवहन के साधनों के सही क्रम में व्यवस्थित कीजिए, जो कि मैंने आपको पहले बताया कि पहले बैलगाड़ी, फिर साइकिल। ठीक है, अब यहाँ देख सकते हैं कि सबसे पहले बैलगाड़ी, फिर साइकिल, फिर आपका बस, फिर आपका आएगा ट्रेन, फिर आपकी आई पानी वाली जहाज़, फिर एरोप्लेन। ठीक है, इस तरह से होते गए। अब क्या इनमें कोई परिवहन ऐसा कोई है जो प्राचीन साधन भी है जिसे आजकल उपयोग में नहीं लाया जाता? तो मोस्टली बच्चों आजकल हम देखते हैं कि बैलगाड़ी का उपयोग करना सभी ने बंद कर दिया है। ठीक है, 10.2 यह डेस्क कितना चौड़ा है? लोग ये कैसे पता लगाते हैं कि वे कितने किलोमीटर चले जाते हैं? आप ये कैसे पता लगा पाते हैं कि आपने अपने स्कूल से आपके घर तक की दूरी पैदल तय की तो कितनी थी? स्कूल पहुंचने के लिए आपको बस, रिक्शा, है ना, इन सारी चीज़ों की ज़रूरत होती है। तो जब आपको कुछ ख़रीदना होता है तब आप बाज़ार के लिए पैदल जाना संभव है? या आप इन प्रश्नों के उत्तर कैसे जानेंगे? यानी आपको ये कैसे पता चलेगी कि आपका घर आपकी बाज़ार से, आपके स्कूल से, आपके मार्केट से कितनी दूर है? ठीक है, तो बच्चों ये हम अनुमान लगा सकते हैं कि वहाँ पहुँचने के लिए हम पैदल चलकर या बस से चलकर, रेल से चलकर, गाड़ी से चलकर, पानी जहाज़ से चलकर, वायुयान से चलकर या कोई अंतरिक्ष यान से चलकर वहाँ जा सकते हैं या ले सकते हैं। कभी कभी बच्चों ऐसी वस्तुएं भी होती हैं जिनकी लंबाई अथवा चौड़ाई जानने की हमें आवश्यकता होती है। तो पहेली और बूझो की कक्षा के कमरे में बड़े बड़े डेस्क हैं जिन पर दो दो विद्यार्थी बैठते हैं। पहेली और बूझो एक डेस्क पे साथ साथ बैठती हैं, परंतु बहुधा यानी बहुधा मतलब उनमें से बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो लेकर झगड़ा करते रहते हैं। उसका दूसरा साथी डेस्क के अधिक भाग का उपयोग कर रहा है और अध्यापक के सुझाव पर उन्होंने डेस्क की लंबाई मापने का निश्चय किया। मतलब दोनों बैठे हुए हैं और टीचर ने डिसाइड किया कि भाई आप दोनों आधा आधा बांट लो। तो उन्होंने डेस्क की लंबाई मापने का निश्चय किया। डेस्क के ठीक मध्य में यानी बीच में एक चिन्ह बनाया गया और डेस्क को दो बराबर भागों में बांटने के लिए एक रेखा खींची गई। ये दोनों ही अपने मित्रों के साथ गिल्ली डंडा खेलने के शौकीन थे। तो बूझो तो सदैव अपने एक गिल्ली और एक डंडा रखता था। ठीक है, गिल्ली और डंडे से डेस्क की लंबाई मापना। फिर यहाँ पर 10 ये जो आप चित्र देख रहे हैं बच्चों, ये जो चित्र है इसमें आप देख रहे हैं चित्र में कि जो माप है वो गिल्ली डंडे से मापा गया। ठीक है, तो यहाँ पर डंडे का उपयोग करके डेस्क की लंबाई मापने का प्रयास किया गया। और कैसे किया? तो बच्चों ऐसा लगता है कि डेस्क की लंबाई दो डंडों की लंबाई और दो गिल्लियों की लंबाई के जोड़ के बराबर है और डेस्क के बीच में रेखा खींचने पर दोनों प्रश्न दिखाई देते हैं क्योंकि दोनों को आधा आधा डेस्क मिल गया, जिसमें डेस्क का आधा भाग लंबाई में एक डंडे और एक गिल्ली की लंबाई के बराबर है, ऐसा मान लिया गया। कुछ दिनों के बाद खींची गई रेखा मिट गई। बूझो को पुराना गिल्ली डंडा खो गया। अब उसके पास गिल्ली डंडे का नया सेट है। अब देखिए वो गिल्ली डंडे के नए सेट का उपयोग करके डेस्क की लंबाई किस प्रकार मापते हैं। ठीक है, तो हेलो, अब जब डेस्क की लंबाई गिल्ली डंडे के नए सेट से मापी गई तब डेस्क की लंबाई ऐसा प्रतीत हुआ कि ये जो लगभग दो डंडों और एक गिल्ली की लंबाई के बराबर है, परंतु फिर भी डेस्क का कुछ भाग बच गया। अब ये तो गिल्ली की लंबाई से कम है, अब क्या किया जाए, है कि नहीं? अब भाई गिल्ली की यानी दो डंडे और एक गिल्ली है। अब जब मापा गया तो एक कम आ रहा है। तो पहेली और बूझो को क्या सुझाव देंगे ताकि वे एक डेस्क की पूरी लंबाई माप लें? तो क्या वे लंबाई मापने के लिए क्रिकेट के विकेट और गुल्लियों का उपयोग कर सकते हैं? अथवा आप सोचिए कि ऐसा करने से वैसी समस्या उत्पन्न हो सकती है क्या? तो वह एक कार्य कर सकते हैं। एक छोटी डोरी लें और इस पर दो चिन्ह लगाएं। एक डोरी की लंबाई होगी, वो डिस्क की चौड़ाई डोरी की लंबाई के 2 पदों में माप सकते हैं और वे इस डोरी का उपयोग डोरी की लंबाई से कम दूरियों को मापने में कर सकते हैं। डोरी को मोड़कर डोरी की स्थिति की लंबाई का आधा भाग, 1/4 भाग, है ना, 1/8वां भाग भी कर सकते हैं। तो संभवतः पहेली और बूझो डेस्क की यथार्थ लंबाई इस डोरी की सहायता से माप सकते हैं ताकि फिर उनके बीच में कोई झगड़ा ना हो। आप ये भी कह सकते हैं कि इन्हें अपने ज्यामितीय बॉक्स के पैमाने का उपयोग करके अपनी समस्या का हल करना चाहिए। हाँ, वास्तव में ऐसा किया जा सकता है बच्चों। बूझो ने यह पढ़ा है कि जब ऐसे मानक पैमाने नहीं हैं तब लोग दूरियां कैसे मापते थे तथा वो स्वयं भी भिन्न भिन्न ढंगों से दूरी को मापने का प्रयास किया था। यहाँ पे देखिए जो 10.4 में डोरी लंबाई से डेस्क की लंबाई का मापना।
ठीक है। तो ऐसे अनेक अवसर आते हैं जब हमें लंबाई अथवा दूरियां मापने की आवश्यकता होती है। दर्जी कपड़े की लंबाई ये जानने के लिए मापता है कि वो कपड़ा कुर्ता सिलने के लिए पर्याप्त है अथवा नहीं। बढ़ई किसी अलमारी की लंबाई और चौड़ाई इसलिए मापता है कि वो ये जान सके कि इस अलमारी के दरवाजे को बनाने के लिए कितने लकड़ी की ज़रूरत होगी। किसी किसान को अपने खेत की लंबाई और चौड़ाई मापना और उसका क्षेत्रफल मापने के लिए इसलिए आवश्यकता होती है ताकि वो ये जान सके कि वो खेत में कितने बीज बो सकता है और उसे अपनी फसलों के लिए कितने जल की ज़रूरत होगी। यदि आपसे पूछा जाए बच्चों कि आपकी लंबाई कितनी है, तब आप एक सरल रेखा की लंबाई बताएंगे जो आपके सिर के ऊपर की एक एड़ी तक की रेखी लंबाई के बराबर है। फिर आपसे ये पूछा जाए कि ये कमरा कितना लंबा है, ये डेस्क कितनी चौड़ी है, दिल्ली या लखनऊ से कितनी दूर है ना, पृथ्वी से चंद्रमा कितनी दूर है। तो इन सभी प्रश्नों के एक बात साफ समान है कि ये सभी दो स्थानों के बीच की दूरी से संबंधित है। बच्चों, दो स्थान मेज के किनारों, दो किनारों की तरह ही है, पास पास भी हो सकते हैं और या दूर भी हो सकते हैं। इसके अलावा दो स्थान जम्मू और कन्याकुमारी की बात करें जैसे, तो ये बहुत दूर है, ठीक है। यानी हम देखते हैं कि कोई दो स्थानों के बीच में जब हम मापते हैं तो उनके बीच की जो दूरियां हैं बच्चों, वो बहुत दूर भी हो सकती है और बहुत पास भी हो सकती है ना। तो आइए अब हम कुछ मापन जानने के लिए हम कुछ दूरियां और लंबाइयां मापते हैं। तो हमें सही रूप में क्या करना होगा ये देखते हैं। तो 10.3 कुछ मापन क्रियाकलाप करनी है बच्चों कि आप इस क्रियाकलाप को एक समूह में एक एक करके कर सकते हैं। अपने पैर की लंबाई का एक मात्रक मानकर अपनी कक्षा के कमरे की लंबाई लीजिए। मान लीजिए कि हमारा जो पैर है वो कि भाई 15 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो चौड़ाई में मापिए। इन्हें मापते समय संभव है कि आपको पता चले कि कुछ भाग मापने से बच जाता है और ये भाग उसके पैर की लंबाई से छोटा है। तो पहले की ही बात है, अपने पैर के भाग की लंबाई मापने के लिए एक डोरी का उपयोग कर लीजिए, ठीक है। और अपने प्रेक्षणों को सहायता से यहाँ पे लिखिए। जैसे विद्यार्थी का अपना नाम लिखिए, कमरे की लंबाई, ये कमरा के कच्चे की चौड़ाई आप लिख सकते हैं। दूसरा क्रियाकलाप 2 में, यानी एक आपने पैर से मापा, दूसरी क्रियाकलाप में आप अपने हाथ का उपयोग कर सकते हैं। यानी समूह में कार्य करिए। आप अपने बालिस्त को मानक मात्र कर, यानी जो अपना ये हाथ है अपने मानकर अपनी कक्षा के कमरे में रखी मेज अथवा डेस्क की चौड़ाई भी माप सकते हैं, ठीक है। मेज की चौड़ाई को बालिस्त से मापना, तो मापने के लिए ये भी कह सकते हैं कि आपको अपनी कक्षा के एक बालिस्त के बराबर लंबी डोरी अथवा इस डोरी की लंबाई के अंश भागों की ज़रूरत होगी। तो आपने देखा कि जो आपने प्रेक्षण किए 10.5 में, तो उसको आप लिख दीजिए। आप देखते हैं कि मापन का अर्थ यह है कि किसी अज्ञात राशि को उसी प्रकार की कुछ ज्ञात राशि से तुलना करना, यानी इस निश्चित राशि को मात्रक कहते हैं। किसी भी माप के परिणाम को दो भागों में व्यक्त किया जाता है, ठीक है, या किया जा सकता है। एक भाग एक ऐसी संख्या है, दूसरा भाग भी ली गई माप का मात्रक होना चाहिए। तो आप यहाँ पे मेज की चौड़ाई का मापन, तो मेज की चौड़ाई किसने मापी, बलिष्ठों की संख्या कितनी आई, है ना, आप अपने हाथ से मापिए उसको। उदाहरण के लिए क्रियाकलाप 1 में यदि कक्षा के कमरे की लंबाई 12 पैर की लंबाई के बराबर है बच्चों, तो 12 एक संख्या है और पैर की लंबाई एक मात्रक है जिसे मापन के लिए चुना गया। दूसरा है कि 10.1.2 में अंकित सभी मापों का अध्ययन कीजिए आप। तो क्या प्रत्येक पैर द्वारा मापी गई कमरे की लंबाई ये सही माप बराबर है? क्या सभी के द्वारा अपनी अपनी बालिस्तों से मापी गई मेज की चौड़ाई बराबर है? तो नहीं बच्चों, ये बराबर नहीं हो सकती है, ठीक है, क्योंकि आपकी जो बालिस्त की लंबाई है आपके मित्रों के बालिस्त से अलग भी हो सकती है, भिन्न हो सकती है, छोटी भी हो सकती है, बड़ी भी हो सकती है ना। तो इसी प्रकार सभी विद्यार्थियों के पैर की जो लंबाई है उसमें भी अंतर हो सकता है। इसलिए जब आप अपने बालिस्तों का या पैरों की लंबाइयों का प्रयोग करें, ठीक है बच्चों, तो किए गए माप को किन्हीं अन्य व्यक्तियों को बताएं तो वे ये नहीं समझ सकते कि ये लंबाई वास्तव में कितनी है, क्योंकि वास्तविक लंबाई जानने के लिए बच्चों बालिस्त अथवा पैर का उपयोग की लंबाई जानना आवश्यक है कि आपके पैर की लंबाई और आपके जो ये हाथ है अर्थात बालिस्त है उसकी लंबाई कितनी है, ठीक है। तो अतः हम देखते हैं कि हमें मापन के कुछ अन्य मात्रकों की ज़रूरत पड़ती है जो सभी व्यक्तियों के लिए समान हो, ऐसे हमें मात्रक का उपयोग करना है, ठीक है। तो बच्चों मापन के मानक मात्रक क्या हैं?
तो प्राचीन काल में बहुत सारे लोग पैर की लंबाई, अंगुली की चौड़ाई, एक कदम, इन सभी मात्रकों का उपयोग करते थे। ठीक है, ये सामान्य उपयोग है उनका। तो हड़प्पा सभ्यता के लोगों ने अवश्य ही लंबाई के बहुत अच्छे मापन का उपयोग किया होगा, क्योंकि ये खुदाई में प्राप्त परिशुद्ध ज्यामितीय रचनाओं को देखने से पता चलता है। लोग कोहनी से अंगुली तक के छोर की लंबाई, जिसे हाथ कहते हैं, लंबाई के मात्रक के रूप में प्राचीन काल में मिस्र में उपयोग किए जाते थे, जिसे संसार के अन्य भागों में भी मान्यता मिली कि हाँ भाई ऐसे माप सकते हैं। संसार के विभिन्न भागों में लोग लंबाई के मात्रक के रूप में फुट का उपयोग करते थे। अलग अलग क्षेत्रों में फुट की लंबाई थोड़ा अलग अलग होती थी। लोग 1 गज कपड़ा फैली बाह के सिरे से अपने ढूंढी तक माप लेते थे। जो रोमवासी हैं वो अपने पग अथवा कदमों से लंबाई मापते थे। प्राचीन भारत में छोटी लंबाइयों को मापने के लिए अंगुली अथवा मुट्ठी का उपयोग किया जाता है। आज भी भारत में कई ऐसे शहर हैं जहाँ पे पुष्प विक्रेताओं को पुष्पहारों को बेचते समय अपनी भुजाओं का उपयोग करके लंबाई की मात्रा के रूप में करके देख सकते हैं। सुविधा के अनुसार शरीर ऐसे बहुत से भागों के मात्रकों का लोग उपयोग करते चले आ रहे हैं। तथापि प्रत्येक व्यक्ति के शरीर की अमापों में थोड़ी भिन्नता हो सकती है बच्चों। शायद इसी कारण से कई मापों में उलझन आई। वर्ष 1790 में फ्रांसीसियों में मापन की एक मानक प्रणाली जी, जिसे मीटर पद्धति कहते हैं। ठीक है, तो एक समानता के लिए समस्त संसार के वैज्ञानिकों ने मापन के मानक मात्रकों को एक सेट स्वीकार कर लिया। आजकल बच्चों हम जिस प्रणाली का उपयोग कर रहे हैं उसे अंतर्राष्ट्रीय मात्रक प्रणाली यानी SI, ठीक है, लंबाई का जो SI मात्रक बच्चों है वह है मीटर। क्या है? मीटर। ठीक है, और 10.6 मीटर पैमाना दिखाएगा, जिसमें से आप ज्यामिति बॉक्स 15 सेंटीमीटर पैमाना भी देख सकते हैं। और आपके पास है ना ज्यामिति बॉक्स में मीटर पट्टी स्केल, तो वही है। प्रत्येक मीटर को 100 बराबर भागों में विभाजित किया गया, जिसे सेंटीमीटर कहते हैं। तो 1 सेंटीमीटर के 10 बराबर भाग होते हैं, जिनमें 1 मिलीलीटर है कहते हैं। यानी 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, 1 सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर। लंबी दूरियों को मापने के लिए मीटर की सुविधाजनक मात्रक नहीं है। इसके लिए हम एक बड़े मात्रक को परिभाषित करते हैं, जिसे किलोमीटर कहते हैं। और 1 किलोमीटर बराबर 1000 मीटर के होता है। और हम अब सभी मापन क्रियाओं का उपयोग इसी से करते हैं बड़े मात्रक के लिए। और ये SI मात्रकों में भी इसे मापा जा सकता है। ठीक है बच्चों।